कि गृह मंत्री श्री चिदम्बरम जी का ये बयान कि मुंबई में आतंकवादी हमलों के बारे में कोई खुफिया जानकारी नहीं थी और इसलिए वो घटना हो गई। ये बहुत चिंताजनक बात है। खुफिया विभाग उन्हीं के पास है और देश में एक नहीं कई प्रकार की खुफिया एजेंसियां काम करती हैं। सेना की खुफिया एजेंसी भी काम करती है, फिर एक विशेष खुफिया एजेंसी भी काम करती है, आईबी भी काम करती है, फिर महाराष्ट्र की खुफिया एजेंसी भी काम करती है, फिर अंतर्राष्ट्रीय जिन देशों से हमारे समझौते हैं उनकी खुफिया एजेंसी भी हमारी सहायता करती है। और उसके बाद ये कहना कि हमें कोई खुफिया जानकारी नहीं थी इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए, ये इस बात का सबूत है कि एक तो हमारा खुफिया तंत्र ये अक्षम है और दूसरा ये कि कोई तैयारी नहीं है कि अगर अचानक भी कोई आक्रमण होने की या घटना होने की थोड़ी भी देर पहले जानकारी मिले तो कुछ किया जा सके। गृह मंत्री का ये बयान आतंकवाद से लड़ने की उनकी इच्छा शक्ति और प्रशासन तंत्र की कमजोरी उसको प्रदर्शित करती। वास्तव में चिदम्बरम जी हर मोर्चे पर असफल है। वस्तुस्थिति तो यह है कि वो 2G स्पेक्ट्रम में इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि उन्होंने घोटाला हो जाने दिया और उसके बाद प्रधानमंत्री को ये लिख दिया कि अब जो हो गया सो हो गया, ये क्लोज चैप्टर है, आगे चलो। इसी प्रकार जो KG घोटाला है, कृष्णा गोदावरी, उस समय भी वो वित्त मंत्री थे और ये सवाल आज उठ रहा है कि तेल निकालने वाली कंपनियों ने जो अपने तेल के क्षेत्र के विकास के आंकड़े थे और उसमें लगने वाली जो धनराशि थी उसमें हेरफेर किया। जब प्रकल्प बनाया गया था तो विकास का क्षेत्र के विकास का मूल्य या उसमें लगने वाली राशि 12,000 करोड़ थी और फिर वो बढ़ाकर 45,000 करोड़ रुपए हो गए, जिसके कारण गैस के दाम में तहस हो। हमने 10-12 दिन पहले मैंने ये कहा था कि भाई वो कौन अफसर था जिसने इस प्रोजेक्ट को स्वीकार किया और इस बढ़ी हुई धनराशि को स्वीकार किया और फिर कैसे वो तेल मंत्री ने, पेट्रोलियम मंत्री ने कैसे उसको स्वीकार कर लिया और वित्त मंत्री ने उसकी इजाजत कैसे दी और जो मंत्रियों का सक्षम समूह था उसने भी इस राशि को कैसे पास कर दिया और बढ़ी हुई कीमतों पर ONGC को भी गैस बेचने की इजाजत दे दी। ONGC का डेवलपमेंट चार्ज से लेना देना नहीं, उनको भी इसी मूल्य पर गैस बेचने की इजाजत दे दी।
तो ये एक ऐसा घोटाला है कि जिसमें अफसर, कंपनियां, पेट्रोलियम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये सब लगातार एक के बाद एक अपनी मंजूरी देते रहे। इसकी जांच की रिपोर्ट भी महालेखा और नियंत्रक ने सरकार को दे दी और इन क्षेत्रों की स्पेशल ऑडिट करने का सुझाव भी सरकार ने ही दिया था। उनसे अनुरोध किया था कि वो जहां सामान्य ऑडिट पूरा हो गया है वहां विशेष ऑडिट करें, जिसमें ये क्षेत्र दिखे, कृष्णा गोदावरी दिखे और भी जो क्षेत्र थे, 6 क्षेत्र। और जब उन्होंने जांच करके अपनी रिपोर्ट दे दी तो सरकार ने अभी तक वो रिपोर्ट संसद की तरफ प्रेषित नहीं, बल्कि ये कहा गया कि रिपोर्ट लीक कर। अब रिपोर्ट या तो सरकार के पास थी या सीएजी के पास और तो किसी के पास थी। सीएजी को सामान्य तौर पर लीक करने में क्या मिलेगा, कुछ तो रिपोर्ट उसकी आगे जब आए। लेकिन अभी तक सरकार ने ये नहीं पता लगाकर बताया कि किसने लीक की, क्यों लीक की और क्या जो तथ्य अखबारों में आए हैं वो सही है या गलत है। अगर सही है तो बहुत गंभीर है जो मैंने बताया है, और अगर गलत है तो उनको गलत कहने में एक निर्देश। चिदम्बरम जी की भूमिका इसमें भी उसी तरह की है जैसी कि जी उनके लोकसभा के चुनाव के बारे में भी श्रीमती जयललिता जी ने गंभीर आरोप करा और ये कहा है कि वो सवेरे तो हारे हुए घोषित कर दिए गए थे, शाम को जीते हुए कहते थे। घोटाला, केंद्रीय घोटाला, चुनाव घोटाला, फिर पाकिस्तान को गलत सूची देने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। और वो बड़ी मासूमियत से कहते थे, अरे भाई एक तो नाम गलत चले गए तो क्या हुआ। कहते ना जो बात की खुदा की कसम लाजवाब की। एक तो नाम चले 50 में 2 हो गए तो क्या। अब किसी लड़के के इम्तिहान में 50 में से 2 गलत हो जाए तो आजकल वो कंप्यूटर वाले हमसे हो जाता है, क्या बात। फिर अब ये नया वो कह रहे हैं कि इसको खास गलती नहीं माना जा रही, नहीं आई थी तो क्या। और एक दूसरे महामंत्री कांग्रेस के कह रहे हैं कि अरे 99 तो ठीक नहीं, एक नहीं हुई। 99 हुई थी या नहीं हुई थी घटना हमें तो पता नहीं, एक हुई थी और ये इसमें आप नाकाम। एक अजीब बात, एक कांग्रेस के महामंत्री ने ये कहा है कि भाई घबराने की क्या बात है, 100 में से एक ही तो है। वो कौन सी 99 है ये तो बताते हैं, वो कौन सी थी 99 जिन्हें सरकार ने काबू कर लिया, हमें बताया। तो ये एक जो हुई है जो जाहिर है उसमें तो आप नाकामयाब, ये बड़ी नाकामयाबी। तो इसलिए हमने 2 बातों की मांग की है। एक तो इन सब मामलों में सीबीआई चिदम्बरम जी की भूमिका की गहराई से छानबीन करे, और दूसरी ये कि प्रधानमंत्री को उनसे त्यागपत्र ले लेना चाहिए। वो वित्त मंत्री के नाते भी असफल रहे हैं, गृह मंत्री के नाते भी असफल, देश के 2 सबसे बड़े घोटालों के लिए जिम्मेदार। ये भी देख के मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि महंगाई रोकने के लिए खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ना चाहिए। कौन सी नई बात है? 9 बरस से 7 बरस से
वो कृषि नीति का संचालन कर रहे हैं। प्लान दस्तावेज में बार बार लिखा गया है कि इतना उत्पादन का लक्ष्य रखिए, उसके लिए पैसे नियत किए गए हैं, कहाँ गए? उत्पादन क्यों नहीं बढ़ रहा? सच तो यह है कि इन मामलों में भी भारी घोटाले हैं। सरकार ने एक योजना बनाई थी, त्वरित सिंचाई लाभकारी, एक्सेलरेटेड इरिगेशन। उसकी जांच की गई और हमने पीएससी में उसकी जांच करके रिपोर्ट भी दी। 45 प्रोजेक्ट्स तो ऐसे थे जिनके फोटोग्राफ्स भी दिए कि जहां या तो काम शुरू नहीं हुआ था, पैसों का भुगतान हो गया, पैसों का भुगतान हो गया लेकिन काम पूरा है, पैसों का भुगतान हो गया मगर नहर में पानी नहीं है, पैसों का भुगतान हो गया मगर नहर भी नहीं है, पैसों का भुगतान हो गया मगर बांध ही नहीं। और ये योजनाएं कोई 500 करोड़ की, कोई 300 करोड़ की, 400। जब पानी आप नहीं पहुंचाएंगे तो किसान से आप क्या आशा करें? कहां से लाएगा? कहां से फसल? किसान की वास्तविक समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार का पूरा ध्यान बड़े उद्योगों की तरफ। बड़े उद्योगों को हर साल सरकार विभिन्न करों में 5 लाख करोड़ की छूट देती है। बजट में एक राशि लिखी होती है, रेवेन्यू फॉरगोन, जो आमदनी होनी थी कर से, उसमें जो हमने छोड़ दिया, वो राशि 5 लाख करोड़ की। और वो छूट इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम्स और एक्साइज। किसान को एक बार 50-60 हजार करोड़ रुपए उसके नाम पर बैंकों को दिए, किसान को दे देते। बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट करने के लिए 60 लाख करोड़ रुपए दिए, लेकिन किसान आगे कर्जदार न हो इसकी कोई योजना नहीं है। किसानों पर तो बराबर कर्जा पड़ता ही नहीं। कर्जा न दे पाने के कारण किसानों की आत्महत्या रुकी नहीं। तो अगर आप 5 लाख करोड़ वहां छोड़ रहे हैं तो किसान को अगर आप साल भर में 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ दें तो शायद खेती का उत्पादन भी बढ़े, निवेश होगा। जब तक पूंजी में निवेश नहीं हो, पूंजी का निवेश कृषि के क्षेत्र में नहीं होगा, जब तक किसान के उपयोग की जो कृषि के उत्पादन में आने वाली वस्तुएं हैं उनका दाम ठीक नहीं होगा। एक तरफ आप डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, फिर उसके बाद बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं और परिणाम स्वरूप सिंचाई के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो आप किसान से क्या आशा रखते हैं? फिर आप कृषि उत्पाद में या फल उत्पाद में अग्रिम सौदे कर रहे हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग कर रहे हैं। महंगाई के कारण तो वो है, कमोडिटी ट्रेडिंग बहुत बड़ा कारण है महंगाई। इसलिए किसान को दोष देने से या उससे कहने से कि तू उत्पादन बढ़ा, काम नहीं चलेगा। सरकार को कृषि केंद्रित अर्थव्यवस्था की तरफ जाना होगा और एक संतुलित अर्थव्यवस्था जिसमें कृषि, उद्योग, व्यापार, श्रम, इन सब के बारे में संतुलित विचार, बैलेंस
उसकी तरफ जाना पड़ेगा। खाली औद्योगिक अर्थनीति से भारत जैसे देश में संतुलित आर्थिक विकास संभव नहीं है। सरकार अपनी आर्थिक नीतियों की विफलता छिपाने के लिए अब एक और नए कदम की तरफ बढ़ रही है। विदेशी पूंजी को आकृष्ट करने के लिए खुदरा बाजार में सीधी विदेशी पूंजी के निवेश को आमंत्रित करना चाहिए। ये बहुत खतरनाक बात है। 2007 में मैं वाणिज्य समिति का अध्यक्ष था। तब हमने इस मामले का गहराई से अध्ययन किया था और इस पर एक प्रतिवेदन संसद को किया, जिसमें खुदरा व्यापार में बड़ी पूंजी, चाहे वो स्वदेशी हो या विदेशी, उसके प्रवेश की तमाम हानियों का बहुत विस्तार के साथ और बहुत अध्ययन के बाद ब्यौरा दिया गया। बड़े शहरों में, छोटे शहरों में जहाँ मॉल बने, उन मॉल के आसपास की देखकर टीम का हमने अध्ययन करा और उस कमेटी का निष्कर्ष ये था कि खुदरा बाजार में विदेशी या स्वदेशी बड़ी पूंजी खुले तौर पर नहीं आनी चाहिए। कहाँ आनी चाहिए, कब आनी चाहिए, कैसे आनी चाहिए, इसका बहुत विस्तार के साथ, गहराई के साथ अध्ययन होना चाहिए। ऐसी कोई बात जिससे कि ये छोटे व्यापारी जो अपने परिश्रम से और अपने उद्यम से काम करते हैं, उनका विनाश न हो। आज एक आदमी है 400-500 रुपया लेके कहीं चाय की दुकान खोल देता है, कहीं चाट पकौड़ी की दुकान खोल देता है, कहीं अपने ठेले पे रख के सब्जी बेचता है। ये उद्यमी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है। सरकार उसको उद्यम के लिए कुछ नहीं दे रही। अगर आप उसमें सुधार चाहते हैं तो उसके लिए व्यवस्था करिए, उसमें किसी को दिक्कत नहीं, लेकिन उसको आप नष्ट कर दें, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस विधेयक का या इस ऐसी नीति का जब भी सरकार लाने का प्रयास करेगी, भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर विरोध करेगी। कैरीफोर या वॉलमार्ट, इन सबको सब्जी बेचने के लिए, अनाज बेचने के लिए, चाट पकौड़ी बेचने के लिए जामन, इससे किसान का भी भारी नुकसान है और अन्य उत्पादक क्षेत्रों का भी भारी नुकसान। ये कंपनियां, उनके पास बहुत धनराशि है, पहले अपना दाम घटाती हैं और बाकी लोगों को प्रतिस्पर्धा से बाहर करती हैं, उसके बाद दाम बढ़ाना शुरू करती। वॉलमार्ट का ये इतिहास है, कैरीफोर का ये इतिहास है, केलॉग्स का ये इतिहास है। दुनिया के अनेक देशों में इनके खिलाफ भारी विद्रोह है, असंतोष है। कई देशों में हर मिनट एक छोटा दुकानदार मैदान से बाहर हो रहा है। ये खुदरा व्यापार इस देश का, भारत की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए बिना सरकार पर निर्भर किए कृषि के बाद सबसे अधिक मात्रा में रोजगार दे रहा है। इसलिए ऐसी घातक नीति का हम डटकर विरोध करेंगे और किसी भी हालत में इसे लागू करने से रोकें। आज के लिए था। हाँ जी, लगा हुआ है और जहाँ भी समाप्त होते और वो तो प्रतिबंध तो सिविल में केंद्रीय सरकार ने लगा रखा है। कार्यकलाप का तो स्टार हुए देवास में कहाँ से आए, इधर से पहुंचे, कहाँ कर रहे हैं, आपको गिरफ्तार करने हैं और वहाँ से दिल्ली राजा यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री कहें इनको क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, तुम वालों को गिरफ्तार करो, तब क्या होगा?
लेकिन एक दिल्ली के आतंकवादी की कल परसों जमानत भी होगी और उसमें सबसे बड़ा फेल्यूर शासन का रहा, जहाँ पर भाजपा की सरकार गृह सचिव वहाँ पहुंचे नहीं कोर्ट में, और एक भाजपा के पूर्व पार्षद ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, उन्हें क्लीन चिट दे दिया। ये तो भाई यहाँ लोग बैठे हैं जो भाजपा के स्थानीय लोग, इनको मालूम होंगे डिटेल, मैं तो मालूम करके बता सकता हूँ। विजय सिंह जी ने कहा है साहब कि इसमें हिंदू संगठनों का हाथ है, और आप किस चीज का मान रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ उनसे कि भाई ये जो उनके वक्तव्य हैं ये वो किसकी तरफदारी के लिए दे रहे हैं, वोट के लिए दे रहे हैं या पाकिस्तान को मदद करने के लिए? ऐसे सारे वक्तव्य एक तरफ तो भारत में सौमनस्य बनाए रखने में बाधक होते हैं, दूसरी तरफ ऐसे तत्वों को बढ़ावा देते हैं, उनका मन बढ़ता है, और तीसरी तरफ पाकिस्तान को हथियार मिलता है ये कहने के लिए कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। सीधी गवाही वो इनको पेश कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस के महामंत्री ऐसा कह रहे हैं। कल मैंने उनसे कहा था कि ये जो आप भगवा आतंक की बात कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि भगवा भारत की पहचान है, और ये शौर्य का, त्याग का और सारी दुनिया में विश्व बंधुत्व का प्रतीक रहा। सारी दुनिया में जहां भी भारतवासी गए, चाहे चीन गए, जापान गए, इंडोनेशिया गए, मलेशिया गए, थाईलैंड गए, तिब्बत गए, मंगोलिया गए, जहां गए वहां भगवा धारण करके ही गए और सबको शांति का संदेश दिया। फिर भारत के तिरंगे झंडे पर सबसे ऊपर भगवा है, तो आप किस पर आक्रमण कर रहे हैं, किसे आतंकवादी बता रहे? तो कल कर लेंगे वो भगवा तो नहीं होता, वो कलर तो नहीं होता किसी का, मैंने कहा ठीक है, वो वार्ता में कोई कहना पड़ा मुझे। लेकिन मैंने उनसे तब भी कहा था कि आतंकवाद के मामले में बहुत संभल के बयान देना चाहिए, इसे हल्केपन से नहीं लेना चाहिए। ये भारत के अस्तित्व का सवाल है और इसको सामान्य वोट की राजनीति के लिए प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, ये गलत होगा। ये नहीं करे कि अभी साबित नहीं है, बहुत से लोग हो सकता है, बहुत से लोग हो सकता है कल कांग्रेस से निकला है। ये प्रीमेच्योर बयान है उनके, ये केवल ना, पहले उन्होंने एक बात कह दिया था कि मुझे उसने मरने से पहले फोन किया, साल भर तक तो फोन के जवाब नंबर नहीं दे पाए। तो ये एक बहुत उनकी, फिर कांग्रेस उनसे पलट जाती है, ये उनके निजी विचार है हमारे लिए। ये क्या गोरख धंधा है, एक दफे वो कह दें फिर दूसरी तरफ वो कह दें नहीं है, जैसे होता ना एक आदमी मार रहा हो दूसरा रहा है, क्या करें? ये इस तरह की नीति देश की जनता समझती है, उससे लोग प्रभुत्व नहीं बनते, और ये उनको समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात ज्यादा करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया समाज में बहुत गहरी होती है, जो खतरनाक है। ये आतंकवाद को हल्का करने के बयान जैसा आप उल्लेख करें, ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आतंकवाद हल्का हो जाए, उसकी गंभीरता समाप्त हो जाए? तो दिल्ली से ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो तो वोट के लिए कर रहे हैं, जैसे उन्होंने वहां बोल दिया था बटाला कांड में दिल्ली में, इसको आतंकवादियों ने नहीं मारा है, किसी और ने मारा है। पुलिस कह रही है, अदालत कह रही है, गवाहियां हो रही है। तो एक अजीब बात है कि पहले कुछ गवाहियां हो गई, चल पड़ी उधर सारी चीजें, अदालत चल पड़ी, फिर अचानक से आप निकल आए कि नहीं ऐसे नहीं वैसे। ये खुद संदेह पैदा करता है कि भाई एक हद तक जाने के बाद अब आप ला रहे हो कि नहीं ये नहीं है वो है। सीरियस मैटर, पता नहीं ये कोर्ट इसको कैसे लेगी आगे। आपने जो ये समझाई थी, समझाई का कुछ असर हुआ? उस समय तो बड़े विनम्र बन गए, मैं आपके सामने क्या बोलूँ। आदत ये जो वक्तव्य दिया है देशद्रोह की शैली में नहीं आता है? मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन देश हित में नहीं है ये जरूर। देखिए ये सवाल एंट्री टैक्स वेट टैक्स की कम करते, मान लीजिए कोई बात नहीं,
क्योंकि असली गलती है गैस का मूल्य कैसे तय। अगर आप अखबारों को देखते हुए नीचे कहा जा रहा है कुछ दिनों में 600-700 रुपए में गैस का सिलेंडर है, तो अंतिम सरकार बढ़ा। तो सवाल यह है कि सारे मूल्य निर्धारण का काम केंद्र सरकार करती है। तो और दूसरी बात यह है कि मुझे इसमें कहने में कोई आपत्ति नहीं कि कांग्रेस गैर कांग्रेसी सरकारों से भेदभाव ये सब तो ठीक है, लेकिन आप जैसे कृषि नीति को लचीला बनाने की, कृषि किसानों के हित बनाने की बात करते हैं, तो स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकारें जो है वो टैक्स, अपने यहाँ के टैक्स को जो मूल्य वृद्धि के बाद अतिरिक्त मिल जाता है उसको कम करने की बात नहीं कहेंगे। देखिए, मैं इस बारे में एक ही बात कहता हूँ, टैक्स करने का सबसे बड़ा जरिया है वो केंद्र सरकार। प्रदेश सरकारों के पास तो बहुत कम टैक्स है। ये सब केंद्र सरकार से जो है टैक्स मिलते हैं ना, फाइनेंस कमीशन एलोकेट करता है, उसके आधार पर तो नीतियां वो बनाते हैं, टैक्स वो इकट्ठा करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये केंद्र सरकार की बहुत प्रचलित नीति है, इसलिए प्रदेश सरकार जाने। मैंने कई बार कहा प्रधानमंत्री का जवाब होना पड़ता है इसमें संसद में और मंत्री को। हमने कहा 99% टैक्स तो आपके पास आता है। अगर आप देखें राजस्व की जो परसों उनका फंक्शन हुआ था, उसमें उन्होंने बताया कि 1,30,000 करोड़ से बढ़ा करके हमने 4,76,000 करोड़ रुपया सेंट्रल रेवेन्यू बना दिया, इनकम टैक्स अकेले। तो टैक्स तो आप बढ़ा दें, पैसे तो आपके पास जा रहे, कस्टम्स आप ले रहे हो, एक्साइज सेंट्रल आप ले रहे हो, बैंकों की आमदनी आप ले रहे हो, गैस कंपनियों की आमदनी आप ले रहे हो, और प्रदेश सरकारों पे आप ले रहे हो। तो कम कर, इतना 5 रुपए कम कर देंगे, 670 रुपए से तो क्या होगा बताइए। ये एक तर्कहीन बात करती है कि उनको जिम्मेदारी लेनी चाहे जिसकी भी सरकार। ये नीतियां जो आप केंद्र स्तर पर बना रहे हैं, एक तरफ तो आपने ये तय कर दिया कि पेट्रोल और क्रूड और ये जो भी कुछ गैस निकलेगी ये राष्ट्रीय संपत्ति है, ये सरकार के बारे में नीतियां तय करेगी, कैसे बटेगा क्या होगा। फिर आप प्रदेश सरकारों से क्या करें? और मूल्य निर्धारण आप किस नीति पर कर रहे हो, मेरा बुनियादी सवाल। जब क्रूड बढ़ता है तो आप पैसा बढ़ा देते हो, क्रूड घटता है तो पैसा घटा देते हो। हाँ, उसके हिसाब से चलो तो ऐसा करो, हजारों हजार करोड़ रुपए का लाभ इन सारी सरकारी कंपनी, और अभी ये जो गैस घोटाला है इसमें अरबों करोड़ रुपए के लाभ इस कंपनी ने लिए, निकलेगा। तो एक निदान कर सकता है, इससे न अर्थनीति सफल रही है, न सुरक्षा सफल रही है, न भ्रष्टाचार रुक रहा है।